हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। इससे पहले हमने आपको अभी न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे थे। तो नर्वस सिस्टम बताया था कि इट इज अ फास्ट मैसेजिंग सिस्टम इन द बॉडी एंड फाउंड ओनली इन द एनिमल्स, केवल जंतु में पाया जाता है। एंड नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द न्यूरॉन्स एज वेल एज द न्यूरोग्लियल सेल्स। तो हमने आपको न्यूरॉन्स के बारे में बता दिया था, न्यूरोग्लियल सेल्स के 6 टाइप्स होते हैं, टाइप्स बता दिए थे। इसके बाद ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आ गए थे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एज वेल एज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में इज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एज वेल एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने आपको बता दिया था इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में ये डिफरेंशिएट होता है। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एज वेल एज हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन। हमने आपको ब्रेन बता दिया था, ये ट्रिपल लेयर से क्या होता है, सराउंडेड होता है। 1475 सीसी का होता है या 1475 अप्रॉक्सीमेटली वजन या वेट मान लीजिए ग्राम में होता है। फिर इसके बाद फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ब्रेन चारों तरफ से 3 लेयर्स से क्या होता है, डेवलप्ड होता है, कॉल्ड द ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एज वेल एज द पाया मैटर। तो कल आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। तो ये जो स्ट्रक्चर था आपने देखा था, दिस इज द ड्यूरा मैटर, इज द एरेक्नॉइड एंड इट इज द पाया मैटर। The cavity between the dura mater and arachnoid is called the subdural cavity, and the cavity between the arachnoid and pia mater, it is called the subarachnoid cavity. Both containing the central cerebrospinal fluid, दोनों में ही cerebrospinal fluid होता है। फिर इसके बाद हमने आपको स्पाइनल कॉर्ड बता दिया था, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये जो ग्रे मैटर होता है इसमें, ग्रे मैटर इज कॉर्टिकल पार्ट इन द ब्रेन। द ग्रे मैटर मेक्स द कॉर्टिकल पार्ट एज वेल एज द व्हाइट मैटर मेक्स द, कौन सा पार्ट है, मेडुला पार्ट, इनर पार्ट। But in the spinal cord, it is just opposite. The gray matter is present in the medullary part inner side, as well as white matter in the cortical part. Spinal cord में हॉर्न्स पाए जाते हैं, डॉर्सल हॉर्न और लेटरल हॉर्न्स, इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और लास्ट में कहाँ तक होती है, इट इज terminated into the first caudal vertebrae। कहाँ तक जाती है, फर्स्ट caudal vertebrae तक जाती है। एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड द फाइलम टर्मिनल। लास्ट पार्ट क्या होता है, फाइलम टर्मिनल होता है, किसका, स्पाइनल कॉर्ड का, प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा हो गया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में these cavity contains the cerebrospinal fluid and the circulation of the cerebrospinal fluid as well as their presence is carried out by the two pores, the aperture of Megendie and aperture of Luska। ये जो दोनों अपर्चर है, that is responsible for the cerebrospinal fluid in the subdural cavity as well as the subarachnoid cavity। तो इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। आफ्टर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वी कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम आते हैं, हमने आपको बताया था
कि पेरिफेरल पार्ट होगा, सेंट्रल पार्ट से जितने भी पेरिफेरल पार्ट्स बॉडी के जुड़े हुए हैं ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स। तो ये हमारा ये ब्रेन पार्ट था एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या थी? स्पाइनल कॉर्ड थी। अब यहां से ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही है दीज आर कॉल्ड द क्रेनियल नर्व्स। कौन कौन सी निकल रही है? क्रेनियल नर्व्स। कितनी है? दीज आर 12 इन पेयर एज वेल एज स्पाइनल नर्व्स 31। तो ये cranial, these are the cranial nerves and these are the spinal nerves. This is the spinal nerves. तो आप देखिए जो cranial और spinal में डिफरेंशिएट कर दिया, तो जो हमारा cranial nerves थी वो कितनी थी? 12 pair human beings as well as the 31 pair of the spinal nerves presented to the किसमें होती है? स्पाइनल। ये 12 पेयर है, 31 पेयर। ये किसमें होती है? एमनियोट्स में होती है। एमनियोट्स में आपको पता है ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। अब हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स एज वेल एज द स्पाइनल नर्व्स बोथ कंप्लीटली मेक द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ वी कम इन द कैटेगरी ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स these are 12 पेयर। ठीक है। अब जो 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती है, 12 पेयर होती हैं, इन 12 पेयर्स का हमको क्या करना है? सिस्टमेटिक नेम अरेंज करना है। तो ये जो सिस्टमेटिक नेम अरेंज है, तो स्पाइनल नर्व्स क्या होती है? मे बी सेंसरी हो सकती हैं, मोटर हो सकती हैं, मिक्स्ड हो सकती हैं। अब हमको इनको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहला जो होता है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी नर्व्स। किससे रिलेटेड है? स्मेल से। ठीक है, किससे? स्मेल से। और कैसी है ये? सेंसरी है, सेंसरी। नाउ द सेकंड इज द ऑप्टिक नर्व रिलेटेड टू द विजन एज वेल एज सेंसरी। जो ऑप्टिक नर्व है विजन के लिए, देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ द थर्ड इज द, पहला ऑल्फैक्टरी है, दूसरा ऑप्टिक है, दोनों सेंसरी हैं। थर्ड पार्ट इज द ओक्यूलोमोटर। ओक्यूलोमोटर हिंदी में क्या कहते हैं? अक्ष चालक। these are motor neurons, ये motor nerves as well as joints with the eyeball rotation। तो जो eyeball के रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओक्यूलोमोटर। द फोर्थ इज कॉल्ड द ट्रोक्लियर नर्व। जो ट्रोक्लियर नर्व है हमारी, जो फोर्थ नंबर पर है, वो आईबॉल के रोटेशन में है एज वेल एज ये मोटर है, यहाँ पर मोटर नर्व है, एज वेल एज इट इज द शॉर्टेस्ट नर्व। और ये भी आई बॉल के रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। नाउ फिफ्थ इज द ट्राइजेमिनल मोटर नर्व है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? त्रिक कहते हैं। त्रिक किससे ज्वाइन करती है? एक तो यहां पर ये क्या है? थिकेस्ट नर्व है, थिकेस्ट नर्व कनेक्ट टू मैंडिबल। मैंडिबल आपको पता है किसको कहते हैं? लोअर जॉ के वो कहते हैं मैक्सिलरी एंड आईबॉल। तो मैंडिबल है, मैक्सिलरी है, टंग इससे कनेक्ट है ये। नाउ द सिक्स्थ आफ्टर द ट्राइजेमिनल, द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द एब्डुसेंस। एब्डुसेंस is also mid nerve as well as it connects to the eyeball rotation. Eyeball rotation. Now the seventh one of
फर्स्ट इज द ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस. नाउ द फेशियल नर्व, फेशियल, it is also motor as well as connects to the facial muscles. तो facial muscles में जो मैसेज ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है द फेशियल. नेक्स्ट इज द ऑडिटरी. ऑडिटरी इस मीन्स श्रवण, काहे के लिए? सुनने के लिए. आल्सो द सेंसरी. आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड ये भी सेंसरी थी, ये सेंसरी थी एज वेल एज एयर. These are sensory in nature और hearing के लिए रिस्पॉन्सिबल. ठीक है. Now after the auditory we comes into the next category called the glossopharyngeal. Glossopharyngeal. The nerve of glossopharyngeal is motor as well as connects to the, आपको पता है ग्लासोफेरेंजियल का मतलब है हमारे किस पार्ट से? नेक और ग्रीवा वाले जो पार्ट है. इसके अलावा फेरिंक्स से, और फेरिंक्स के अलावा किससे? यहाँ पर फेरिंक्स, नेक पार्ट, इन सब से क्या कनेक्ट है? ग्लासोफेरेंजियल कनेक्ट है. तो आफ्टर द ग्लासोफेरेंजियल वी कम इनटू द एज वेल एज टंग. Now the 10th cranial nerve is called the vagus. It is also mixed nerve as well as goes to the visceral organs. Visceral organs में information stimulus ले जाती है और वहां से क्या करती है? कलेक्ट करती है. The 11th is called the, जो हमारी वेगस के बाद नेक्स्ट है 11th में स्पाइनल एक्सेसरी एज वेल एज द हाइपोग्लॉसल. स्पाइनल एक्सेसरी एज वेल एज हाइपोग्लॉसल. ये भी मिक्स्ड है, ये भी मिक्स्ड है. ये स्पाइनल कॉर्ड में अदर पार्ट्स में क्या ले जाती है? इंफॉर्मेशन स्टिमुलस ले जाती है. और हाइपोग्लॉसल ये जो स्पेशली रिलेटेड है, हाइपो माने होता है नीचे, तो हाइपोग्लॉसल स्पेशली टंग से रिलेटेड है. तो दीज आर द वेरियस क्रेनियल नर्व्स कनेक्ट टू द ऑल द पेरिफेरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ऑल्फैक्टरी स्मेल के लिए, ऑप्टिक विजन के लिए, ओकुलोमोटर आईबॉल रोटेशन के लिए, ट्रॉक्लियर शॉर्टेस्ट नर्व है आईबॉल रोटेशन के लिए, ट्राइजेमिनल इट इज द थिकेस्ट नर्व connects to the mandible, maxillary, etc., etc., and the abducens is for the eyeball rotation. The facial, जाहिर सा है facial face से related है. Auditory हमारी hearing के लिए है. जो ग्लासोफेरेंजियल है वो फेरिंक्स, नेक पार्ट एज वेल एज टंग को क्या करती है? आपस में कनेक्ट कर देती है. और ये जो सारे पार्ट्स इसके अलावा आ रहे हैं, इसमें जो वेगस है हमारी, इट इज द लॉन्गेस्ट नर्व. ये लॉन्गेस्ट है. तो आप देख रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड एयर इज सेंसरी इन नेचर एंड रेस्ट आर मोटर. ठीक. दीज आर द 12 पेयर ऑफ क्रेनियल, दोनों तरफ से जोड़े में निकलती है. अब हम क्रेनियल नर्व्स के बाद आते हैं पेरिफेरल पार्ट में, जो स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल रही हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पाइनल नर्व्स. कम इन द कैटेगरी ऑफ द स्पाइनल नर्व्स. These are the spinal nerves. कहां से ओरिजिनेट हो रही हैं? फ्रॉम स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही है. ऑल आर मिक्स्ड. जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं, कितनी है टोटल? 31 पेयर होती हैं. और ये जो 31 पेयर हैं ये सब मिक्स्ड हैं. और डिफरेंशिएट कैसे किया गया है? जैसे हमारी वर्टिब्री का नाम है, फर्स्ट जो शुरुआत में वर्टिब्री है वो कैटेगराइजेशन दैट इज कॉल्ड द सर्विकल.
तो यहाँ पर वर्टिब्री से नाम पड़ गया नर्व्स, द सर्विकल नर्व्स। नाउ द thoracic nerves, now the lumbar nerves, sacral as well as caudal या coccygeal। तो सर्विकल वर्टिब्री जो थी वो 7 थी, चाहे रैट की हो चाहे जिराफ की, सब में 7 वर्टिब्री थी कि लेंथ में अंतर था, लेकिन यहाँ पर नर्व्स में अंतर है, ये 8 है, 8 पेयर्स सर्विकल नर्व्स। जो थोरेसिक नर्व्स हैं दीज आर 12 इन पेयर, लंबर 5 पेयर्स, कमर का लंबर के नीचे सैक्रल 5 पेयर्स एज वेल एज कॉक्सीजियल या कॉर्डल 1 पेयर। आप देख लीजिए, these are the 31 pair of the spinal nerves, all are mixed and differentiated into the 5 parts, the cervical, thoracic, lumbar, sacral as well as caudal। तो peripheral nervous system includes the cranial as well as spinal nerves, both are categorized in this board। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हिंदी में कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो हमारे नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, सेंट्रल, पेरिफेरल एज वेल एज ऑटोनोमस। तो थर्ड पार्ट इज द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। दिस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, also called the vegetative nervous system, also called the vagus nervous system, and divided into the 2 parts, the sympathetic nervous system, sympathetic as well as parasympathetic। हिंदी में कहते हैं अनुकंपी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मीन्स परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। Now the sympathetic nervous system also called the thoracic, lumbar in origin। और ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ये मैसेज कहाँ ले जाता है? टू द विसरल ऑर्गन्स, टू द विसरल ऑर्गन्स। हमारे विसरल ऑर्गन्स में जो इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सिस्टम है दैट्स कॉल्ड द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक जो होता है दैट इज ओरिजिन कैसी है? थोरेसिक लंबर, एज वेल एज द पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो ओरिजिन होती है दैट इज कॉल्ड द क्रेनियोसैक्रल, क्रेनियोसैक्रल। क्रेनियो से आप पढ़ा है, पता है आपको, क्रेनियम कपाल के लिए, और सैक्रल क्या है? वर्टिब्री है, वो पार्ट है बॉडी का जहां पर वर्टिब्री पाई जाती है, बेलो द लंबर पार्ट, कटी के नीचे का पार्ट। तो क्रेनियोसैक्रल ओरिजिन। अब थोरेसिक लंबर ओरिजिन है और क्रेनियोसैक्रल ओरिजिन है अनुकंपी और परानुकंपी में। तो इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बीपी, ब्लड प्रेशर क्या करता है? हाई करता है, एंड हार्ट बीट, हार्ट बीट को भी हाई कर रहा है, और क्या कर रहा है यहाँ पर? ब्लड प्रेशर को भी हाई कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया। ये मैंने आपको किसमें पढ़ाया था? सर्कुलेटरी सिस्टम में ही बताया था कि अब हाई बीपी और हार्ट बीट जब हाई हो जाती है दैट इज कॉल्ड द टैकीकार्डिया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एज वेल। दोनों सिस्टम एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। एक अगर हार्ट बीट को बढ़ाता है तो दूसरा क्या करता है? उसको सप्रेस करता है। एक अगर बीपी हाई करता है दूसरा बीपी को लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोथ वर्क अगेंस्ट टू ईच अदर। नाउ दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो बीपी
and low heart beat. That is called the bradycardia. Bradycardia. इसके अलावा एक और फंक्शन है कि ये डाइजेशन को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, स्लोज द डाइजेशन। जो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको स्लो करता है, स्लोज द डाइजेस्टिव पार्ट या डाइजेशन। और ये क्या करता है, यहाँ पर इंक्रीज करता है, इंक्रीज द डाइजेशन। एक और फंक्शन है इसके अलावा कि ब्रीथिंग रेट को क्या करता है, फास्ट कर देता है, और ये ब्रीथिंग रेट को क्या कर देता है, नॉर्मल कर देता है। तो ये ब्रीथिंग रेट को नॉर्मलाइज करता है, इट नॉर्मलाइजेस द ब्रीथिंग रेट एंड इट क्या करता है, स्टिमुलेट्स द ब्रीथिंग रेट एज वेल एज गूज फ्लैश। गूज फ्लैश जानते हैं क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाना, उसको गूज फ्लैश बोलते हैं। दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये क्या करता है, बॉडी हेयर्स को नॉर्मलाइज करता है, एज वेल एज इजेक्शन ऑफ सीमेन। सीमेन के इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन ऑफ द पेनिस। मेल में जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज कॉल्ड द पेनिस, उसके इरेक्शन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्मोनल के थ्रू वर्क करता है, यहाँ पर किसके थ्रू, मेनली एसिटिलकोलिन हार्मोन के थ्रू। और वो जो वर्क कर रहा है मेनली किसके थ्रू कर रहा है, ये नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो ये हार्मोनल कंट्रोल करता है, वो कैसा कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल कर रहा है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बाद तीनों पार्ट आपके हो गए। हम आते हैं किसमें, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स। कैसे मैसेज कैरी हो रहा है हमारे बॉडी में वाया द न्यूरॉन्स, इसे कहते हैं यहाँ पर जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो सबसे पहले नर्व इंपल्स का जो जनरेशन और कंडक्शन है तो हमको किसके थ्रू होता है, ये थ्रू द एक्सॉन, इन एक्सॉन। अब आप देखिए, दिस इज द एक्सॉन and the liquid present in the axon is called the exoplasm and the membrane of the axon is called the exolemma। जैसे हम कहते हैं प्लाज्मा लेमा, उसी तरह से नाम है एक्सोलेमा, न्यूरीलेमा है। तो दिस इज द एक्सोलेमा and the liquid present is called the exoplasm which contains the lot of K+ ion as well as the phosphate ions inside the exoplasm. Now outside the exoplasm the liquid is present, this is called the tissue fluid। जो भी लिक्विड है this is called the tissue fluid, दोनों तरफ एक्सॉन के। this is also the tissue fluid। the tissue fluid contains the lot of Na+ ions। तो टिश्यू फ्लूइड में Na+ ions ज्यादा होते हैं and the exoplasm contains the lot of K+ ion as well as the phosphate ions। अब क्या होगा, अब इनसाइड द एक्सोन दिस इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो अभी हमको पढ़ना है जनरेशन एंड कंडक्शन नर्व। अभी नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हुई, दिस इज द रेस्टिंग स्टेज। कौन सी स्टेज है ये, रेस्टिंग स्टेज, दिस इज द रेस्टिंग स्टेज। अब क्या होगा यहाँ पर, द मेम्ब्रेन या एक्सोलेमा इज permeable for K+ ion but impermeable to Na+ ions। तो K+ ion के लिए परमिएबल है, तो K+ ion कहाँ निकलना चाहेंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे।
So due to the efflux of the K plus ion as well as already present a lot of Na plus ion, the outer membrane of the exolemma becomes positively charged and inside in the exoplasm only the phosphate ions and the traces of K plus ion are present. So this inner membrane becomes negatively charged. जो इनर मेम्ब्रेन है कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज है इन कंपैरिजन टू द आउटर साइड. तो एक्सोलेमा का द इनर साइड ऑफ द एक्सोलेमा इज नेगेटिवली चार्ज्ड इन कंपैरिजन टू द आउटसाइड. दिस इज कैलकुलेटेड बाय द वोल्टमीटर. किससे कैलकुलेट किया है, वोल्टमीटर से कैलकुलेट कर लिया है. सो at the resting stage this potential difference is minus 70 millivolt. This is called the resting membrane potential. Resting membrane potential. What is resting membrane potential? When there is no conduction of nerve impulse or no generation of nerve impulse in the exolemma, is negatively charged in inner side in comparison to the outer side, and due to the potential difference between the inner and the outer side minus 70 millivolt resting membrane potential is present. That is the in the resting stage. विश्रामावस्था में minus 70 मिलीवोल्ट का रेस्टिंग में विश्राम कला विभव आता है inside the membrane in comparison to the outside. तो ये माइनस 70 मिलीवोल्ट का क्या है, इनर साइड. किस तरफ है, इनर साइड. मैं देखूं आपको इतना दिख रहा है कि नहीं. यस, इनर साइड इन कंपैरिजन टू आउटसाइड. तो मेम्ब्रेन के अंदर बाहरी तुलना माइनस 70 मिलीवोल्ट का क्या हो गया, विद्युत resting membrane potential हो गया. Now it is measured by the voltmeter. Now in the excitement stage जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, इम्पल्स आ रही है मोटर न्यूरॉन के थ्रू. आपने कोई इम्पल्स दी, जैसे मान लीजिए कि अचानक आपका पैर किसी सुई पर पड़ गया, अचानक सोते समय किसी ने आपको पिंच कर दिया या निडल चुभो दी या जलती अगरबत्ती मैचस्टिक लगा दिया या अगरबत्ती लगा दी, कुछ भी लगा दिया, तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोबायोकेमिकल प्रोसेस. दिस इज द इलेक्ट्रोबायोकेमिकल प्रोसेस डिस्कवर्ड बाय द हेस्किंग एंड हक्सले. तो हेस्किंग और हक्सले ने इस मैकेनिज्म को डिस्कवर किया था इन द नर्व इंपल्स, कि नर्व्स कैसे मैसेज को जनरेट करती है और कैसे ट्रांसफर करती है. तो ये इलेक्ट्रोबायोकेमिकल प्रोसेस है. अब ये माइनस 70 मिलीवोल्ट का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जैसे ही कोई इंपल्स हमको मिलती है तो ये इंपल्स जनरेट हुई. अब इंपल्स एक्सॉन के थ्रू कैसे ट्रांसफर होगी हमको उसको देखना है. दिस इज द एक और बात है इसमें, देयर इज द सोडियम पोटेशियम ATPase. सोडियम पोटेशियम ATPase molecule is always present in the exolemma. This is called the voltage gate. And these molecules are responsible for the removal of the Na plus ion from the exoplasm to the tissue fluid and K plus ions from the tissue fluid to the exoplasm. तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं, ईच मॉलिक्यूल. यहाँ पर जो प्रत्येक मॉलिक्यूल, हम यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं कहीं पर, सपोज करिए हमने यहाँ बना दिया, ये वोल्टेज गेट है.
This is the voltage gain. Now these molecule, each molecule कौन सा Na plus K plus ATPase carry 3 Na plus ions from exoplasm to tissue fluid. एक्सोप्लाज्म से टिश्यू फ्लूइड के 3 Na+ मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है एंड 2 K+ आयन फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू एक्सोप्लाज्म। यहां से 3 Na सोडियम मॉलिक्यूल्स को हर बार कहां निकालता है? बाहर 3 Na, और बदले में 2 K+ आयन को कहां लाता है? अंदर लाता है। ठीक। नाउ दिस इज कॉल्ड द पोलराइज्ड स्टेट। कौन सी स्टेट है ये? दिस इज कॉल्ड द पोलराइज्ड स्टेट। ध्रुवित अवस्था में है इस समय एक्सॉन। नाउ ड्यू टू द स्टिमुलस, जैसे स्टिमुलस मिलता है यहां पर, द permeability of the exolemma changes। यहाँ पर क्या लिखेंगे? due to stimulus permeability of exolemma changes and it become permeable for Na+ and impermeable for K+। अब जैसे ही कोई स्टिमुलस मिला तो ये जो मेम्ब्रेन है ये Na+ के लिए पहले क्या थी? यहाँ पर इम्परमिएबल थी। अब क्या हो गई? परमिएबल हो गई। इट बिकम परमिएबल फॉर Na+। Na+ के लिए परमिएबल हो गई। अब जब Na+ के लिए परमिएबल हो गई तो लॉट ऑफ Na+ आयंस लगातार एंट्री करेंगे कहां? अंदर। लॉट, ये क्या है? ये टिश्यू फ्लूइड है और ये क्या है? एक्सोप्लाज्म है। ठीक है। तो लॉट ऑफ Na+ ion enters into the exoplasm and there is no removal of the K+ ions. So this resting membrane potential, whose value is -70 millivolt, it increases up to the 0। तो पहले यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था? -70 मिलीवोल्ट। तो -70 मिलीवोल्ट से पहले ये क्या आएगा? 0, और फिर 0 से बढ़कर पहुंच जाएगा +35 मिलीवोल्ट। मेम्ब्रेन पोटेंशियल also called the action membrane potential। तो ये जो है हमारा एक्शन मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है ये कितना हो जाएगा? +35 मिलीवोल्ट इनसाइड। ठीक है, इन कंपैरिजन टू द आउटसाइड। तो लगातार अंदर पॉजिटिव आयन कलेक्ट हो जाएंगे और उसके कंपैरिजन में बाहर क्या हो जाएंगे? नेगेटिव आयन हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब है Na+ आयन का लगातार अंतर इंटर करना। तो इसकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू -70 मिलीवोल्ट थी, ये बढ़ करके +35 मिलीवोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज के फॉर्म में प्रोड्यूस हो गया। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द मैसेजेस थ्रू द, किससे मैसेज ट्रांसफर होगा? थ्रू द नोड्स एंड मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम नोड टू नोड। अब नोड टू नोड मैसेज ट्रांसफर होगा। क्यों नोड टू नोड ही होगा? केवल क्योंकि बाकी पार्ट में एक्सॉन के क्या होता है? देयर इज अ माइलिन शीट प्रेजेंट इन ऑल ओवर द एक्सॉन बट एक्सेप्ट द नोड्स।
तो नोड से नोड जंप करते हुए मैसेज हमारा ट्रांसफर होगा। तो आप देखिए ये जैसे हमने यहाँ पर ये न्यूरॉन बनाया हुआ था, तो ये हमारे न्यूरॉन में, तो अभी जो मैसेज कैसे ट्रांसफर हो रहा है, नोड टू नोड जंप कर रहा है विद द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द +35 मिलीवोल्ट। दिस इज responsible for the conduction of the nerve impulse in axon in all over the body। तो पूरी बॉडी में हमारे जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है इस कारण से होता है। अब इसमें एक टॉपिक आता है कि व्हाट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वैल्यू। नाम सुना आपने थ्रेशोल्ड वैल्यू? थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है? सपोज करिए कि जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है न्यूरॉन, उसमें एक फंक्शन होता है ऑल आर नन प्रिंसिपल। जो वैल्यू होती है ऑल और नन प्रिंसिपल के आधार पर मैसेज ट्रांसफर होता है। तो ये जो ऑल और नन प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑल आर नन प्रिंसिपल, द मैसेज ट्रांसफर only if the resting membrane potential reaches -70 मिलीवोल्ट टू -55 मिलीवोल्ट। अगर यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट से घट करके -55 मिलीवोल्ट तक हो रहा है, तभी यहाँ पर मैसेज ट्रांसफर होगा। दिस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड वैल्यू। इट मीन्स द मिनिमम वैल्यू of the difference in the resting membrane potential, the minimum stimulus, minimum intensity of stimulus, which changes -70 मिलीवोल्ट टू -55 मिलीवोल्ट। तो इतनी इंटेंसिटी का स्टिमुलस होना चाहिए जो -70 मिलीवोल्ट के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -55 मिलीवोल्ट तक क्या कर दे, चेंज कर दे। अदरवाइज मैसेज ट्रांसफर डू नॉट टेक प्लेस। इसका मतलब इतना धीमे से स्टिमुलस दिया गया कि उसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हुई, और ये जो पोलराइज्ड स्टेट थी, जैसे ही यहाँ पर पिन चुभोते हैं और नर्व इंपल्स से कंडक्शन होता है, तो ये पोलराइज्ड स्टेट कैसी हो जाती है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में डीपोलराइज्ड हो जाती है। तो डीपोलराइज्ड का मतलब है -70 से पहले ये 0 पे आएगा, ठीक है, और 0 से बढ़ के कितना जाएगा, +35 तक। तो +35 पर जब पहुंचा तभी क्या होगा, मैसेज ट्रांसफर होगा, एज वेल एज the minimum intensity of the stimulus which changes the -70 millivolt to -55 millivolt, that is responsible for the conduction of the या generation of the impulse। तो अगर इतना स्टिमुलस की इंटेंसिटी नहीं हुई कि वो इतना कर सके, तो इंपल्स क्या नहीं होगी, जनरेट ही नहीं होगी। जब जनरेट नहीं होगी तो कंडक्शन नहीं होगा। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में आप देख रहे हैं, इस समय मेम्ब्रेन पहले क्या रहती है, पोलराइज्ड रहती है, और पोलराइज्ड रहने के बाद क्या हो जाती है, इट बिकम डीपोलराइज्ड ड्यू टू स्टिमुलस एंड वैल्यू ऑफ -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्सीड्स टू +35 मिलीवोल्ट। अब ये क्या हो गई, डीपोलराइज्ड।
अब जैसे डिपोलराइज हो गई तो मैसेज क्या हो गया, कन्वे हुआ फ्रॉम नोड टू नोड। नोड टू नोड होने का रीजन मैंने आपको बता दिया कि नोड टू नोड कन्वे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नोड से ही मैसेज ट्रांसफर होता है, जंप करता है, एंड नर्व इंपल्स कंडक्शन, इंपल्स कंडक्शन ओनली थ्रू नोड टू नोड ड्यू टू presence of myelin sheath। माइलिन शीट कौन सी है, इंसुलेटेड कवरिंग है, इंसुलेटेड कवरिंग ऑन अदर पार्ट्स, ठीक है। ऑन न्यूरॉन या और एक्सॉन लिख सकते हैं। एक्सॉन पर माइलिन शीट होने के कारण ये नोड टू नोड जंप करके मैसेज क्या हो रहा है, कन्वे हो रहा है। दिस इज द जनरेशन एज वेल एज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इन एक्सॉन, इट इज द इलेक्ट्रोबायोकेमिकल प्रोसेस। अब डीपोलराइज्ड के बाद आते हैं एक रिफ्रैक्टरी पीरियड। व्हाट डू मीन बाय रिफ्रैक्टरी पीरियड? दिस इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब जो टाइम इंटरवल होता है यहां पर, ठीक है, इसे कहते हैं हिंदी में दुर्जेय अवधि। हमने एक स्टिमुलस दिया, अब वो जनरेट करेगा मैसेज और ट्रांसफर होगा, उसके बाद दोबारा स्टिमुलस देते हैं। तो बिटवीन द टू स्टिमुलस, हाँ, बिटवीन द टू स्टिमुलस देयर इज no again message transfer takes place in the minimum time interval. It is called the refractory period. It is about 1/1000 second. It means approximately 1 millisecond. तो this is the minimum time interval through which the message transfer as well as generation and transfer message do not takes place. तो इससे कम अवधि के बीच में अगर स्टिमुलस बार बार दिया जाता है तो मैसेज ट्रांसफर एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। दिस कॉल्ड द रिफ्रैक्टरी पीरियड। एज वेल एज जो हमने आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू बताई कि +-70 मिलीवोल्ट से घट करके -55 या -50 मिलीवोल्ट तक आएगा, तभी क्या होगा, यहाँ पर जनरेशन होगा किसका, स्टिमुलस का, और नर्व इंपल्स कंडक्शन टेक्स प्लेस। दिस कॉल्ड द ऑल और नन वैल्यू का मतलब है कि या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो ऑल आर नन प्रिंसिपल जो होता है, इट मींस जनरेशन ऑफ इंपल्स या जनरेशन ऑफ क्या हो जाएगा, मैसेज ट्रांसफर, जनरेशन ऑफ इंपल्स in electrochemical form, electrochemical form takes place or not। अगर मिनिमम स्टिमुलस इतनी इंटेंसिटी का नहीं मिला तो या तो यहाँ पर इंपल्स का जनरेशन होगा, या फिर अगर मिनिमम क्वांटिटी का स्टिमुलस नहीं मिल रहा है तो जनरेशन नहीं होगा। कोई बीच का स्टिमुलस मिनिमम इंटेंसिटी का, मीडिएट इंटेंसिटी का नहीं चाहिए। दैट इज कॉल्ड द ऑल और नन प्रिंसिपल। अब हमने अभी आपको पोलराइज्ड स्टेट बता दिया, डीपोलराइज्ड स्टेट बता दिया। एक होता है हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। कैसे डिफरेंस कर सकते हैं आप? हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर ये रेस्टिंग स्टेज का फिगर बना हुआ है। जिस समय यहाँ पर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो Na+ के लिए मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है,
और लॉट ऑफ Na+ आयन अंदर जाते हैं, पहले से K+ रहते हैं और फास्फेट रहते हैं। तो आपने देखा होगा जब कोई एथलीट दौड़ता है तो जहां पर टारगेट होता है, पहुंचना होता है, ठीक वहीं पर नहीं रुक जाता, इतनी स्पीड से, इतना मोमेंटम से दौड़ता है कि थोड़ा सा वहां से क्रॉस करके बॉर्डर को, कहां, फीते को, रिबन को तोड़ता हुआ कहां निकल जाता है, आगे निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड द हाइपरपोलराइजेशन। इस यही कंडीशन यहां पर कंडक्शन और नर्व इंपल्स में भी है। जैसे ही ये मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाएगी, एक्सोलेमा परमिएबल फॉर Na+ ड्यू टू स्टिमुलस, तो जैसे ही स्टिमुलस के कारण से ये परमिएबल हो जाएगी Na+ के लिए, एक्सोलेमा, द लॉट ऑफ Na+ आयन इंटर्स ड्यू टू द प्रेशर, बहुत तेजी से प्रेशराइज्ड कंडीशन में Na+ आयन कहाँ आएंगे, अंदर आएंगे, एंड इट्स एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम प्लस एक्सीड माने बढ़ जाता है, +35 मिलीवोल्ट। इतनी तेजी से Na+ अंदर आएंगे, इन्फ्लक्स होगा, इन्फ्लक्स ऑफ द Na+ आयंस ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड स्पीड या मोमेंटम। So the value of the action membrane potential increases from +35 millivolt to the +40 and +45 millivolt. This is called the hyperpolarization. इसका मतलब है कि जितना यहाँ पर चाहिए था उससे ज्यादा तेजी से फिर से क्या हो रहे हैं, ये Na+ आयन अंदर आ रहे हैं, और जब अंदर आ रहे हैं तो अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और कंपैरेटिवली बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द हाइपरपोलराइजेशन। एंड बिटवीन द टाइम लिमिट, 1 या 2 मिलीसेकेंड के टाइम इंटरवल के बाद अगेन द रीपोलराइजेशन टेक्स प्लेस। रीपोलराइजेशन मतलब है फिर से रेस्ट, जैसी मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा, अगेन द मेम्ब्रेन एज वेल एज द एक्सॉन कम्स इनटू द रेस्टिंग स्टेज एंड द मेम्ब्रेन अगेन बिकम्स impermeable to the sodium ion and permeable for the K+ ion, and due to the functioning of the sodium potassium ATPase molecules also called the voltage gate, the continuation of the Na+ ions is released out from the exoplasm to the tissue field. This is called the repolarization. तो फिर से अपनी नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन पर आ जाना repolarization कहलाता है। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स। अब आपने देखा कि नर्व इंपल्स का कंडक्शन जो है किसके, नोड टू नोड हो रहा है, और दूसरा नर्व इंपल्स का कंडक्शन हो सकता है वाया द, किससे हो सकता है, नर्व इंपल्स कंडक्शन, नर्व इंपल्स कंडक्शन वाया साइनेप्स, युग्मानुबंधन के द्वारा भी नर्व का कंडक्शन हो सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल भी होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेम है जैसे अभी आपने पढ़ा, ठीक है, और दूसरा हो सकता है यहाँ पर वाया केमिकल्स, केमिकल्स के थ्रू किस तरह से यहाँ पर मैसेज का कंडक्शन होगा या मैसेज का ट्रांसफर हो रहा है वो हमको पढ़ना है। तो कैसे पढ़ सकते हैं वाया केमिकल्स में कि दिस इज द न्यूरॉन एंड these are the axon buttons also called the presynaptic button and the another neuron, this is called the postsynaptic फाइल, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही केमिकल के थ्रू यहाँ पर मैसेज ट्रांसफर, साइनेप्स आपको पता है क्या है, यहाँ पर द ज्वाइनिंग, नॉट एक्चुअल ज्वाइनिंग, द नियर अबाउट ज्वाइनिंग ऑफ द टेलोडेंड्रिया एक्सॉन बटन ऑफ द वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन इज कॉल्ड द साइनेप्स। तो एट द साइनेप्स, साइनेप्टिक प्लेस पे क्या होगा,
प्रीसाइनेप्टिक वेसिकल, द मेम्ब्रेन ऑफ प्रीसाइनेप्टिक बटन absorbs lot of calcium and release neurotransmitter के रूप में क्या हो सकता है यहाँ पर एसिटिल कोलिन हो सकता है, ठीक है। फिर क्या एड्रेनलिन हो सकता है, डोपामीन हो सकता है, डोपामीन एक्सेट्रा, सेरोटोनिन हो सकता है। मेम्ब्रेन absorbs lot of calcium and पोस्ट साइनेप्टिक, आप देखिए यहाँ पर ऐसे बना दे रहे हैं, ये प्रीसाइनेप्टिक बटन, और ये कौन सा है, पोस्ट साइनेप्टिक बटन। तो ये यहां से रिलीज करती है हार्मोन, कौन सा, न्यूरोट्रांसमीटर, और इसी समय ये एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम आयन। उसी समय पोस्ट साइनेप्टिक बटन एब्जॉर्ब्स द लॉट ऑफ Na+ आयन, इसी समय ये Na+ आयन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जैसे ही Na+ आयन को एब्जॉर्ब करेगा, द मैसेज कैरीड आउट फ्रॉम वन प्रीसाइनेप्टिक बटन टू द पोस्ट साइनेप्टिक, और ये मैसेज ट्रांसफर होता है, मैसेज ट्रांसफर। इस तरह से मैसेज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, कहां से, एक से लेकर के और दूसरे तक। तो ये जो मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है, वाया द केमिकल्स। अब आप जो स्पीड देखते हैं नर्व कंडक्शन की, तो स्पीड ऑफ नर्व कंडक्शन, तो नर्व कंडक्शन की जो स्पीड है अप्रोक्सीमेटली 100 से लेकर 120 मीटर पर सेकेंड तक होती है। इतनी तेजी से नर्व इंपल्स का कंडक्शन हो सकता है, और जरूरी नहीं कि नर्व इंपल्स का जो कंडक्शन है वो ह्यूमन बींग्स के अलावा सभी एनिमल्स में थोड़ा थोड़ा सा वेरी करता है। और ये नर्व इंपल्स का जो कंडक्शन है, इसकी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है डायमीटर पर, साइनेप्स पर, एज वेल एज माइलिन शीट पर। तो वेलोसिटी ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन, तो जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसकी प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पर, एक तो माइलिन शीट पर डिपेंड करेगा जो वेलोसिटी, ठीक है, कि माइलिन शीट है कि नहीं है। दूसरा डिपेंड करेगी डायमीटर पर और साइनेप्स पर। इट इज डायमीटर ऑफ न्यूरॉन या फिर एक्सॉन का कितना डायमीटर है, उसकी नर्व इंपल्स कंडक्शन की वेलोसिटी करती है, एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइलिन शीट। अगर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इंसुलेटेड कवरिंग होती है और उसके कारण से मैसेज का लीकेज नहीं हो पाता, एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइनेप्स, नंबर ऑफ साइनेप्स, वेलोसिटी v क्या है, वेलोसिटी है नर्व इंपल्स की v। अब जो v है हमारी डायमीटर पर डिपेंड करता है, माइलिन शीट पर डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ साइनेप्स पर क्या होता है, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इतनी चीजों पर ये जो वेलोसिटी डिपेंड करे, इसका मतलब है कि अगर साइनेप्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा कनेक्शन है किसमें, नर्व इंपल्स के बीच में, एक नर्व जो आई है दैट इज मेड अप ऑफ द वेरियस न्यूरॉन्स बाय द इंटरकनेक्शन, तो निश्चित है कि उसमें वेलोसिटी कम हो जाएगी। माइलिन शीट अगर प्रेजेंट है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और डायमीटर ज्यादा मोटा न्यूरॉन है, एक्सॉन पार्ट है, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब
कुछ सब्सटेंस यूज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज द इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये है यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह यूज होता है यहाँ पर एसिटिलकोलिन, एड्रेनालिन यूज होता है, नॉर एड्रेनालिन यूज कर सकते हैं, डोपामिन यूज होता है, एज वेल एज सेरोटोनिन होता है। These are the substance used as the neurotransmitters as well as जो inhibiting neurotransmitter, inhibiting neurotransmitters, that is called the glycine as well as GABA। GABA क्या है यहाँ पर? गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड। These are the inhibiting neurotransmitter जो ट्रांसमिशन को स्लो कर देते हैं ताकि हमारे नर्व्स को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए। कुछ अन्य कारणों से भी स्लो कर देते हैं। बहुत से ऐसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में क्या होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि ट्रांसमिशन को क्या कर दिया जाए, स्लो कर दिया जाए। तो आप देखिए हमने आज आपको पढ़ाया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें दो पार्ट थे, कौन कौन से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। फिर इसके बाद हमने आपको बताया जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स एज वेल एज देयर कंडक्शन। तो नर्व इंपल्स का जो जनरेशन और कंडक्शन जो है नॉर्मली एक्सॉन में हो रहा है वाया नोड टू नोड, इसके अलावा साइनेप्स में भी हो रहा है। तो साइनेप्स में तो इलेक्ट्रोबायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, तो इसीलिए इसे कहते हैं फास्ट मैसेजिंग सिस्टम, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में मैसेज बहुत तेजी से कन्वे होता है। चलते समय जैसे पैर के नीचे कांटा आता है तुरंत ब्रेन तक मैसेज आता है, पैर हम तुरंत उठा लेते हैं। अब इसके बाद केमिकल के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू भी यहाँ पर क्या हो रहा है, मैसेज कन्वे हो रहा है। साइनेप्स में आपने देखा कि थ्रू द इलेक्ट्रोबायोकेमिकल प्रोसेस एज वेल एज द केमिकल्स, दोनों की सहायता से हो रहा है। तो केमिकल्स की सहायता से जो ट्रांसमिशन होता है वो थोड़ा स्लो होता है, और हमेशा कहां पर होता है, बिटवीन द साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या है, इट इज द कनेक्शन बिटवीन द एंड पार्ट ऑफ वन न्यूरॉन, इट मींस एक्सॉन बटन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन। तो एक का एंड और दूसरे का एडजेसेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है यहाँ पर, साइनेप्स। द वर्ड साइनेप्स, साइनेप्स को हिंदी में कहते हैं युग्मानुबंधन। क्या कहते हैं, युग्मानुबंधन। ये वर्ड किसने दिया था, द वर्ड गिवन बाय द शेरिंगटन। और ये होता क्या है यहाँ पर, द कनेक्शन, नॉट द वाइटल कनेक्शन, थोड़ा सा गैप होता है, कनेक्शन बिटवीन एंड ऑफ वन न्यूरॉन। तो एंड क्या होता है यहाँ पर, एक्सॉन बटन होते हैं, आपको पता है एक्सॉन बटन, जिसे प्री साइनेप्टिक भी कहते हैं। एंड डेंड्राइट ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन, उसके बगल में न्यूरॉन लगा, एडजेसेंट न्यूरॉन, थ्रू विच द मैसेज ट्रांसफर टेक्स प्लेस। जैसे हम रस्सी में गांठ लगा के रस्सी को बड़ा कर देते हैं, तो इस तरह से जो मैसेज का जो कन्वे हो रहा है, मैसेज का ट्रांसफर, वो किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पर शेरिंगटन ने बताया साइनेप्स के द्वारा हुआ युग्मानुबंधन। अब यहाँ पर वाया द न्यूरोट्रांसमीटर, वाया द न्यूरोट्रांसमीटर द मैसेज ट्रांसफर टेक्स प्लेस, मैसेज ट्रांसफर टेक्स प्लेस। अब हम यहाँ पर फिगर बना दे रहे हैं साइनेप्स का। This is the neuron, these are the dendrite, this is the cyton part, these are the nodes of Ranvier, these are the axon button, and this is the adjacent neuron and the dendrite of the adjacent neuron. These are dendrites. ये जो डॉट डॉट पार्ट है, डॉटेड पार्ट, this is called the synapse.
Here no actual joining of takes place, only the presynaptic button releases the neurotransmitter such as acetylcholine and carry the message up to the adjacent neuron part in the dendrites, also called the post synapse. तो यहाँ से जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, मैसेज फ्रॉम प्री साइनेप्स टू पोस्ट साइनेप्स वाया न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, यह आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ाएंगे व्हाट आर द एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द हेड एंड स्कल पार्ट एज वेल एज द ब्रेन। तो कौन कौन सी एब्नॉर्मलिटीज हुई हैं, एब्नॉर्मलिटीज के बाद आईज और ईयर भी रह गया है। ठीक है, तो ये पार्ट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।